हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं बीए सेमेस्टर 5 के सब्जेक्ट कोड CC 11 से काफ़ी महत्वपूर्ण विषय कि फ्रांस की क्रांति के पूर्व फ्रांस की राजनीतिक दशा इसको लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। राजतंत्र की निरंकुशता फ्रांस की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण था। फ्रांसीसी राजतंत्र की निरंकुशता की परंपरा बहुत पुरानी थी। मध्य युग में जब समस्त यूरोप में सामंती व्यवस्था का विकास हुआ तो राजनीतिक दृष्टिकोण से राज्य शासन का विकेंद्रीकरण हुआ। इसके अंतर्गत राज्य में कोई एक केंद्रीय शासन नहीं होता था। प्रत्येक सामंत अपने क्षेत्र में एक प्रकार से शासक था। उसके पास कानून और अपने न्यायालय होते थे। सामंत अपने अधीनस्थ लोगों की सुरक्षा प्रदान करता था, उनके पारस्परिक विवादों को दूर करता था और अपने न्यायालय में न्याय करता था। व्यक्ति का संबंध केवल अपने स्वामी से होता था, राजा से उसका कोई संबंध नहीं होता था। इस प्रकार सामंत लोग अपने अपने क्षेत्र में सर्वोसर्वा हुआ करते थे। देश में राजा का प्रभुत्व नाम मात्र का रहता था। बाद में जब सामंतवाद का धीरे धीरे पतन शुरू हुआ तो सामंतों का स्थान महत्वहीन हो गया और इसके साथ ही राष्ट्रीय राज्य के सिद्धांत का विकास हुआ। राष्ट्रीय राज्य का उत्थान सामंतवाद की समाधि पर हुआ था। विभिन्न देशों में शक्तिशाली सामंत परस्पर लड़ा करते थे। इस स्थिति से राजाओं ने लाभ उठाकर सामंतों को कुचलना शुरू किया और मध्यम वर्ग की सहायता से वे सुदृढ़ शक्तिशाली शासन कायम करने में सफल हुए। इस कार्य में फ्रांस के राजा को विशेष सफलता मिली। 17वीं शताब्दी में हेनरी चतुर्थ ने इस कार्य को प्रारंभ किया और 14वें लुई के शासन के अंत होने तक शासन पर लुई के सामंतों का प्रभाव खत्म हो गया। फ्रांस में एक शक्तिशाली सरकार कायम हुई और हाथों में अपार शक्ति आ गई। राज्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रह गया जो किसी तरह उसका विरोध कर सके। इस अनंत और अपार शक्ति के कारण ही लुई ने मैं हुई राज्य हूं का दावा किया था। फ्रांस की सीमा के अंतर्गत ही नहीं वरन सारे यूरोप में 14वें लुई की तोती बोलती थी। इसलिए उनके शासन के समय यूरोपीय इतिहास में 14वें लुई का युग कहा जाता है। उसने अपने लंबे शासनकाल में फ्रांस की सीमा बढ़ाने के लिए 4 युद्ध किया और इसमें फ्रांस को सफलता भी मिली। इस प्रकार प्रत्येक दृष्टिकोण से लुई 14वें लुई का शासनकाल या राजत्व काल फ्रांस के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उस समय फ्रांस में सर्वत्र समृद्धि के चिन्ह दृष्टिगोचर होने लगे। फ्रांस की राजधानी पेरिस सभ्यता, संस्कृति, कला, साहित्य और फैशन का केंद्र बन गई और इस कारण 14वां लुई महान सम्राट कहलाने लगा। यद्यपि 14वें लुई का शासनकाल सभी दृष्टियों से चरम उत्कर्ष का युग था, लेकिन उसके शासन के अंतिम दिनों में से ही फ्रांस पतनोन्मुख होने लगा। इसके दो कारण थे। लुई 14वें लुई के साम्राज्यवादी युद्ध के फलस्वरूप फ्रांस को अपार क्षति हुई। उसकी आर्थिक दशा खराब हो गई, राज्य का ऋण बहुत बढ़ गया और उसकी प्रतिष्ठा कम होने लगी। जनता में भी असंतोष बढ़ने लगा। दूसरे, 14वें लुई के उत्तराधिकारी बहुत ही अयोग्य सिद्ध हुए। 1715 में 14वें लुई की मृत्यु के बाद उसका पोता 15वां लुई 5 वर्ष की उम्र में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। बालिग होने पर 1743 में उसने स्वयं शासन का भार संभाला, लेकिन वह अपने योग्य पितामह का अयोग्य उत्तराधिकारी सिद्ध साबित हुआ। वह स्वयं आलसी और विलासी तो था ही, उसकी मंत्री भी अयोग्य थे। दरबार के विलासी जीवन तथा युद्धों की फलस्वरूप फ्रांस की आर्थिक दशा उत्तरोत्तर बिगड़ती चली गई। फ्रांस की अत्यंत ही गिरी हुई व्यवस्था में छोड़कर 15वां लुई 1744 में मर गया। कहा जाता है कि गिरी हुई व्यवस्था में छोड़कर 15वां लुई इतना अलोकप्रिय और बदनाम हो गया था कि उसकी मृत्यु पर किसी ने आंसू भी नहीं बहाए। उसकी शव यात्रा पर लोगों की भीड़ ने गंदे नारे लगाए और अशिष्ट गाने गाए। इसी प्रकार अस्त व्यस्त फ्रांस 16वें लुई को विरासत के रूप में मिला। 15वें लुई की तरह फ्रांस का यह 20 वर्षीय नया सम्राट भी अयोग्य ही था। क्रांति की आग इसी के शासनकाल में भड़की। हेनरी चतुर्थ से 16वें लुई तक फ्रांस की संक्षिप्त इतिहास का वर्णन करने का हमारा उद्देश्य यह था कि फ्रांसीसी राजतंत्र की कमजोरियां प्रकट हो जाए। 15वें और 16वें लुई दोनों अयोग्य शासक थे और साथ ही उनके विचार भी पुराने थे। वे 14वें लुई की परंपरा में निरंकुश शासन करना चाहते थे। 14वें लुई के प्रयासों के फलस्वरूप फ्रांस के राजा के हाथों में असीम अधिकारों का संकेंद्रण हो गया था। वह कार्यकारिणी, विधायिनी और न्यायिक सभी शक्तियों का स्रोत था। राजा वे असीम अधिकारों पर कोई नियंत्रण नहीं था। 16वां लुई कहता था कि यह चीज इसलिए कानूनी है कि मैं चाहता हूँ। प्रशासन पर राजा का नियंत्रण इतना व्यापक था कि वह कोई भी कानून बना सकता था, किसी भी प्रकार का कर लगा सकता था, युद्ध की घोषणा कर सकता था और महत्वपूर्ण अभियोगों पर स्वयं निर्णय कर सकता था। एक मामूली राजकीय पदाधिकारी भी नियुक्ति भी उसी के द्वारा होती थी। उसकी अनुमति के बिना गांव के गिरजाघर तक की मरम्मत नहीं हो सकती थी। इस प्रकार शासन का अंग प्रत्यंग पर राजा का प्रत्यक्ष नियंत्रण था।
निरंकुश शासन की कुशलता शासक के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। 14वें लुई के काल में शासन का कार्य चलता रहा, लेकिन उसके उत्तराधिकारियों में इसके लिए कोई क्षमता नहीं थी। 15वें लुई का शासनकाल भोग विलास तथा आराम में निकला, अतः राज दरबार पर वह अपने व्यक्तित्व की छाप नहीं छोड़ सका। बड़े और छोटे कुलीनों की प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ती गई और राजमहल की महिलाओं एवं विशेष रूप से रानी के ने प्रशासन में हस्तक्षेप करना और मंत्रियों की नियुक्ति में विशेष रुचि दिखलाना प्रारंभ कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप सुशासन असंभव हो गया। राजा की निरंकुशता फ्रांस के सभी व्यक्तियों पर व्यापक रूप से छाई हुई थी एवं यह तब तक छाई रही जब तक जनता का राजा से विश्वास बना रहा। जनता ने पहले राजा को इसलिए समर्थन किया क्योंकि वह राष्ट्र में व्यवस्था स्थापित कर सके और कुलीनों की शक्ति को दुरुपयोग न होने दे। राजा के हाथों में राजनीतिक शक्तियों का संकेंद्रण, आर्थिक विवशता, सामाजिक असमानता तथा बौद्धिक जागरण के कारण जनता का राजा पर से विश्वास उठ गया और उसी दिन फ्रांसीसियों ने निरंकुशता का अंत करने का निश्चय किया। यह एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि निरंकुश शासन योग्य और शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा ही अच्छी तरह चलाया जा सकता है, पर 14वें लुई के उत्तराधिकारी ना तो योग्य थे ना ही शक्तिशाली। नतीजा यह हुआ कि शक्ति के अत्यधिक संकेंद्रण को वो संभाल न सके। प्रशासन को सुचारू रूप से चलाना उनकी क्षमता और सामर्थ्य के बाहर की बात थी। वे इतने अयोग्य थे कि वे अपने अधिकार का समुचित प्रयोग भी नहीं कर सकते थे। नतीजा यह हुआ कि प्रशासन का यंत्र एकदम अस्त व्यस्त हो गया और क्रांति के पूर्व संपूर्ण फ्रांस में अराजकता छा गई। निरंकुश शासन, जो अभी तक फ्रांस के राजतंत्र की विशेषता थी और जिसने फ्रांस को यूरोप का एक महान और शक्तिशाली देश बना दिया था, अब बदली हुई परिस्थिति में फ्रांस के राजाओं के लिए अभिशाप बन गया। वस्तुतः फ्रांसीसी राजतंत्र का गला स्वयं उसकी निरंकुशता ने घोट दिया। अगला पॉइंट है राजप्रसाद की विलासी जीवन। बात यहीं तक सीमित नहीं थी। 14वें लुई के उत्तराधिकारियों को प्रशासन के कार्य से बहुत कम मतलब रहता था। भोग विलास, आमोद प्रमोद आदि उसके जीवन के प्रमुख लक्ष्य थे। राजा बड़े ही शान शौकत के साथ वर्साय के राजमहल में रहता था। वर्साय फ्रांस की राजधानी पेरिस से 12 मील दूरी पर स्थित था और यहीं पे 14वें लुई ने 30 करोड़ रुपए खर्च कर एक अत्यंत ही आलिशान और सुंदर शीश महल का निर्माण कराया था। यूरोप भर में वर्साय के राजप्रसाद अपने वैभव और शान शौकत के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ केवल 16वें लुई की सेवा के लिए 1600 दास तथा महारानी मैरी एंतवानेट के लिए लगभग 800 दासियां नियुक्त थी। सैकड़ों की संख्या में जागीरदार सामंत चापलूसी के लिए दरबार में पड़े रहते थे। कहा जाता है कि केवल राज दरबार को मिलाकर 15,000 के लगभग व्यक्ति रहा करते थे। इसमें 8.5 करोड़ रुपए सालाना खर्च होता था। इसके अतिरिक्त राजा अपने कृपा पात्रों को दिल खोलकर रुपया बांटता था। राजा अपने कृपा पात्रों और चाटुकारों को बड़े बड़े पारितोषिक, पेंशन आदि दिया करता था। यह अनुमान किया जाता है कि 16वें लुई ने क्रांति के पूर्व अपने शासन के 15 वर्षों में इस प्रकार 30 करोड़ रुपए लुटाए थे। वर्षा के राजा के पास रहने वाले सामंत भी रहन सहन में उसी के आदर्श का अनुसरण करते थे। उसी तरह महारानी एंटोनेट मूल्यवान वस्तु को खरीदकर अपार धन का अपव्यय करती थी। वर्षाय में आमोद प्रमोद पर पानी की तरह पैसा बहाया जाता था। राज दरबार के इस अपव्यय के कारण फ्रांस उत्तरोत्तर दिवालिया बनता जा रहा था। इसके अतिरिक्त वर्षाय का राज दरबार अपने कायदे कानून और अदब लिहाज के लिए यूरोप भर में प्रसिद्ध था। इसके संबंध में कहा जाता था कि दरबार में तौर तरीके इतने अधिक थे कि यदि राजा कभी राजकाज संभालना चाहता था तो उसे दरबार के कायदे कानून पर चलने के लिए उसे दूसरे राजा की आवश्यकता पड़ती थी। फ्रांस का राजा वर्षाय के जीवन से ही फुर्सत नहीं पाता था कि वह राज्य का प्रशासन चला सके। अगला पॉइंट है हमारा निरंकुश राजतंत्र पर नियंत्रण का अभाव। इसमें अब कोई संदेह नहीं रह गया था कि फ्रांस का राजतंत्र अत्यंत निरंकुश और बेजवाबदेह था। कभी कभी निरंकुश राजतंत्र शासन तंत्र पर भी कुछ नियंत्रण की आवश्यकता होती है। इसे एकदम भ्रष्ट और पतित होने से बचाने के लिए समय समय पर कुछ नियंत्रण रखना भी जरूरी है। अर्थात जब निरंकुशता अपनी सीमा को पार करने लगे तो कोई ऐसी संस्था हो जो किसी तरह उस पर अंकुश लगा सके। फ्रांस में इस तरह की कोई संस्था नहीं थी जो राजा के अधिकारों पर अंकुश रखती। यह बात ठीक है कि इंग्लैंड की पार्लियामेंट की तरह फ्रांस में भी संसदीय संस्था थी जिसे स्टेटस जनरल कहते थे, किंतु 1614 के बाद 175 वर्ष तक इसकी एक बार भी बैठक नहीं हुई थी और राजा मनमाने ढंग से अपना शासन चला रहा था। ऐसी स्थिति हो गई थी कि 1789 में जब स्टेटस जनरल के चुनाव की बात चली तो कोई भी जीवित व्यक्ति यह नहीं जानता था कि इसका चुनाव और संगठन कैसा हो। अतएव इस बात की जांच पड़ताल के लिए एक आयोग की नियुक्ति की गई जो पुराने कागजातों का अध्ययन करने के बाद स्टेटस जनरल की संगठन आदि पर अपनी रिपोर्ट दी और तब जाकर उसका चुनाव हुआ। अगला पॉइंट है पार्लमा। फिर भी फ्रांस में एक संस्था थी जो राजा के स्वेच्छाचार पर कुछ अंकुश लगा सकती थी। उसका नाम था पार्लमा, जिसको पार्लियामेंट कहा जाता है। फ्रांस में इन पार्लमाओं की संख्या 17 थी, जिसमें पेरिस की पार्लमा सबसे महत्वपूर्ण थी। ये पार्लमा व्यवस्थापिका सभा न थी बल्कि एक प्रकार की न्यायालय थी जिसके न्यायाधीश वंश क्रमानुगत होते थे। जिन लोगों ने राजा से इन पदों को खरीदकर कुलीनता प्राप्त कर ली थी
वे ही इसके न्यायाधीश हो सकते थे। पार्लियामा के दो तरह के काम थे कि एक तो वह न्याय करते थे, दूसरे राजा द्वारा निर्मित नए कानूनों को अपने रजिस्टर में दर्ज करते थे। जब तक कोई कानून पार्लियामा द्वारा दर्ज नहीं किया जाता था, तब तक वह लागू नहीं हो सकता था। कभी कभी पार्लियामा नए कानून या कर को दर्ज करने से इनकार भी कर देता था, परंतु बाद में यदि राजा आदेश देता था तो उसे दर्ज करना पड़ता था। इस पर भी यदि कोई कठिनाई उठ खड़ी होती थी तो राजा पार्लियामा को घूस देकर अपने नए कानून को दर्ज करा लेता था। इस प्रकार राजा पर पार्लियामा का नियंत्रण भी नाम मात्र का ही था। वस्तुतः फ्रांस के राजा पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं था। अगला पॉइंट है सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं का अभाव। भाषण, लेखन, विचार की अभिव्यक्ति तथा धार्मिक स्वतंत्रता से किसी भी राज्य या शासन पद्धति को काफी लाभ हो सकता है। निरंकुश शासन पद्धति में इन स्वतंत्रताओं को महत्व दिया जा सकता है। जब सताई गई प्रजा को कोई रास्ता नहीं मिलता तो वह क्रांति कर बैठती है। यदि कुछ मात्रा में उसे उपयुक्त स्वतंत्रता दे दी जाए तो इससे दो लाभ हो सकते हैं। एक तो वह निरंकुश शासन की यातनाओं के विरुद्ध बोलकर वह कुछ समय के लिए अपने गुस्से को शांत कर ले, और दूसरा, यदि शासक समझदार हो तो वह जनता द्वारा लगाई गई आलोचनाओं के आधार पर अपने को सुधार सकता है। क्रांति के अवसर पर फ्रांस के लोगों को किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी। राजा की निरंकुशता के विरुद्ध जनता किसी प्रकार की आवाज़ नहीं उठा सकती थी, क्योंकि भाषण, लेखन और प्रकाशन पर उसका जबरदस्त प्रतिबंध लगा रखे थे। आलोचनाओं के अभाव में राजा समझता था कि उसके राज्य में पूर्ण व्यवस्था है, पर जनता में असंतोष की आग सुलग रही थी, जो एकाएक क्रांति के रूप में प्रज्वलित हो उठी। यदि फ्रांस के लोगों को कुछ भी स्वतंत्रता प्राप्त होती तो वह संभव था कि क्रांति कुछ दिनों के लिए रुक जाती। राजनीतिक स्वतंत्रता के अलावा फ्रांस में धार्मिक स्वतंत्रता का भी पूर्ण अभाव था। फ्रांस का राजधर्म कैथोलिक संप्रदाय था और प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वाले को कठोर से कठोर दंड दिया जाता था। फ्रांस में रहकर प्रोटेस्टेंट धर्म में विश्वास रखना एक घोर जुर्म था। इसके लिए फांसी की सजा दी जाती थी। इतना ही नहीं, फ्रांस के व्यक्तिगत और दैहिक स्वतंत्रता का नामोनिशान नहीं था। राजा जिसे चाहे कैद कर सकता था, उस पर बिना मुकदमा चलाए सजा दे सकता था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कोई गारंटी नहीं थी और किसी प्रकार के बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम की व्यवस्था न थी। राजा ही नहीं, उसका कोई भी आदमी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता था। इसके लिए फ्रांस में बिना अभियोग के गिरफ्तार का वारंट होता था, जिसको लतारे द काशे कहते थे। इस पत्र के आधार पर कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार किया जा सकता था। इस प्रकार के गिरफ्तारी पत्र राजा के द्वारा बेचे जाते थे। राजा का कोई आदमी इस पत्र को समाप्त कर लेता था। इसे गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति का नाम का स्थान रिक्त रखा जाता था, जिससे आवश्यकता पड़ने पर किसी भी व्यक्ति का नाम लिखकर उसे कैद किया जा सके। ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं थी। प्रसिद्ध दार्शनिक वाल्तेर तथा राजनेता मिराबो को इन्हीं आज्ञा पत्रों के आधार पर कैद कर लिया गया था। न्याय और स्वतंत्रता से इससे अधिक अवहेलना और अधिक क्या हो सकती थी। अगला पॉइंट है कानूनों का जमघट। फ्रांस की कानूनी व्यवस्था में एकरूपता नहीं थी। वहाँ विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के लगभग 400 कानून लागू थे। इन कानूनों के अनुसार जो बात एक जगह पर वैध मानी जाती है, वही बात अन्यत्र गैर कानूनी मानी जाती है। इस कारण न्याय प्रशासन के क्षेत्र में सर्वत्रपूर्ण अराजकता व्याप्त थी। किसी को भी यह पता नहीं था कि उसके मुकदमे का फैसला किस कानून के अंतर्गत होगा। इस व्यवस्था को कैटलबी के कानून के क्षेत्र में महान अराजकता के नाम से पुकारा है। कानून बनाने भी ना पाते थे कि उसमें संशोधन होने लगते थे, तथा कुछ समय के बाद कोई और कानून बना दिया जाता था जो पहले के विपरीत होता था। इतिहासकार हेज ने लिखा है कि एक कस्बे में जो बात कानूनी रूप से सही मानी जाती है, वही बात उस स्थान से 5 मील की दूरी से कम दूरी पर भी स्थित दूसरे कस्बे में नियम के विरुद्ध और गैर कानूनी समझी जाती थी। फौजदारी मामलों को न्याय पद्धति बड़ी विचित्र थी। मैजिस्ट्रेट अपराधी की बातों को गोपनीय रूप से सुनता और गवाहों को भी उसी प्रकार सुना कर जाता था। दंड की सीमा निश्चित नहीं होती थी। कभी कभी अत्यंत साधारण अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। शारीरिक यातनाओं द्वारा अपराधी को सच बुलवाना न्याय का अंग माना जाता था। क्षेत्रीय न्यायालय के उच्च न्यायाधीश कुलीन थे, अतः कुलीनों को घोर अपराध के लिए भी अत्यंत साधारण दंड दिया जाता था। इस प्रकार फ्रांस में न्याय व्यवस्था निरंकुशता का समर्थक और पुरातन व्यवस्था का पोषक था। अगला पॉइंट है प्रांतीय विशेषाधिकार। प्रांतीय शासन की दृष्टि से समूचा फ्रांस एक प्रकार के बटा हुआ था प्रांतों में। फ्रांस के प्राचीन प्रांत, जिसकी संख्या 14 थी, गवर्नमेंट कहलाते थे। उसकी शासन राजा के द्वारा नियुक्त गवर्नर द्वारा होता था। दूसरे प्रकार के प्रांतों, जिनकी संख्या 36 थी, जनरॉल्टी कहलाते थे। इनका शासन राजा द्वारा नियुक्त इंटेंडेंट कराते थे। दोनों तरह के ये प्रांत अपने स्वतंत्र अस्तित्व की रक्षा के लिए काफी उत्सुक रहते थे। इन प्रांतों को में कुछ विजय, कुछ विवाह के दहेज और कुछ संधि के द्वारा फ्रांस में मिलाए गए थे। इन सभी प्रांतों का अपना इतिहास और अपनी परंपरा थी, जिनकी रक्षा के लिए वे सदा सचेत रहते थे। प्रांतों की स्थिति में इस प्रकार की विभिन्नताएं से फ्रांस की शासन व्यवस्था अत्यंत ही अव्यवस्थित हो गई। देश की प्रशासनिक व्यवस्था में एकरूपता नहीं रह गई थी। इंटेंडेंट के पद पर कुलीन नेतर वंश के लोगों की नियुक्ति होती थी। वे प्रांतों के वास्तविक शासक होते थे, लेकिन वे अच्छी तरह शासन को नहीं चला पाते थे। इस कारण स्थानीय शासन का
कार्य धीरे धीरे शिथिल होता जा रहा था। राजनीतिक शिक्षा के अभाव में अनुभवहीन व निकम्मे अधिकारियों के कारण शासन की आधिकारिकता अधिकाधिक अराजकता फैलती गई। जनता और प्रशासन के बीच धीरे धीरे संबंध टूटने लगे। इस प्रकार अव्यवस्था में क्रांति के अंकुर फूटने लगे। स्वास्थ्य संस्थाओं के अभाव और केंद्रीकरण अगला पॉइंट है। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति फ्रांसीसी शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी बुराई थी। केंद्रीकरण का यह प्रक्रिया 16वें लुई के राजत्व काल में एकदम पूरी तरह हो गया। फ्रांस में कोई भी ऐसा राजनीतिक और आर्थिक मामला नहीं था जो राजा के हाथ से बच सके। सभी बातों का संचालन राजमहल से होता था। मामूली से मामूली बातों के लिए भी केंद्रीय सत्ता का आदेश मिलना आवश्यक था। पड़ोस के इंग्लैंड में इस प्रकार के कार्यों का संचालन स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के द्वारा होता था, लेकिन फ्रांस के में चर्च की मरम्मत के लिए भी केंद्र सरकार को आवेदन देना पड़ता था। इसमें बेहद विलंब होता था। एक बार एक चर्च ने अपनी चूती हुई छत की मरम्मत के लिए दरखास्त भेजी, जिसका जवाब केंद्र सरकार से 10 वर्ष बाद मिला। इस प्रकार शासन के केंद्रीकरण के कारण किसी भी काम में काफ़ी देर हो जाती थी और काम भी नहीं हो पाता था। फ्रांस में स्वायत्त शासन की स्थानीय संस्थाओं का सर्वथा अभाव था। किसी व्यक्ति अथवा संस्था को सार्वजनिक कार्य संभालने की कोई स्वतंत्रता नहीं थी। हर जगह वर्षाय के महल की ही प्रधानता थी। देश का सार्वजनिक जीवन का अंत हो गया था। 1789 के आते आते जनसाधारण शासन में भाग लेने के लिए उतावला होने लगा। फ्रांस में कोई संस्था नहीं थी जो उसकी उग्र मनोवृत्ति पर किसी प्रकार का नियंत्रण कर सके। अगला पॉइंट है शासन पद्धति के अवगुण। फ्रांस के अव्यवस्थित शासन में तो और बातें उल्लेखनीय हैं। शासन के अंदर अत्यधिक गोपनीयता ने भ्रष्टाचार और संदेह को पनपने का अवसर दिया। फ्रांस में न तो आय व्यय का कोई हिसाब था और न ही संसदीय आलोचना थी। नतीजा यह हुआ कि सरकार पर उन सभी अच्छे या बुरे कार्यों का उत्तरदायित्व मढ़ा जाता था जिसके लिए उत्तरदायी नहीं रहती थी। यदि सार्वजनिक संपत्ति का संचालन सार्वजनिक तौर पर किया जाता तो क्रांति के अवसर पर सरकार पर लोगों का संदेह उस प्रकार न होता जिस प्रकार हुआ। इसी प्रकार प्रशासन की गोपनीयता ने बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को भी जन्म दिया, जो कि क्रांति का एक महान कारण था। कुछ नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक प्रतिबंध। अव्यवस्थित शासन व्यवस्था ने फ्रांस के व्यापारिक जीवन को पंगु बना दिया था। प्रांतों में एकरूपता नहीं रहने के कारण व्यापारिक विनिमय में तरह तरह की कठिनाइयां उत्पन्न होने लगी। जगह जगह पर प्रत्येक प्रांतों में सीमांतों पर एवं व्यापारियों को तरह तरह के कर देने पड़ते थे। साथ ही उन्हें तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। व्यापार के क्षेत्र में इस तरह के अनावश्यक प्रतिबंधों के कारण व्यापार की उन्नति में बाधा तो पड़ती थी, साथ ही व्यापारी वर्ग सरकार से बिल्कुल असंतुष्ट हो गया था। आश्चर्य नहीं कि इन लोगों ने क्रांति के लिए समर्थन बड़े जोर शोर से किया। फ्रांस की राजनीतिक अवस्था के इस अध्ययन के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि क्रांति के अवसर पर फ्रांस में किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। राजनीतिक दृष्टिकोण से सारा देश अराजकता की स्थिति में पड़ा हुआ था। कैटलबी ने इस स्थिति को निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया है: विशेषाधिकार, रियायत, विमुक्ति, कानून नहीं फ्रांसीसी समाज के आधार थे। उनके शासन की नीति इच्छानुकूल थी, सिद्धांत नहीं। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि क्रांतिकारियों की सबसे पहली मांग संविधान के लिए थी, जिनमें उनका अभिप्राय था कि देश में कुछ व्यवस्था, कुछ संगठन हो। इस तरह से हमारा यह जो आंसर है यहीं समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।